नमस्कार दोस्तों। तो महाराष्ट्र सरकार का 60 दिन का अल्टीमेटम आता है और ये अल्टीमेटम में कहा जाता है कि नेशनल हाईवेज के ऊपर जो भी राइट ऑफ वे के अंदर जितने भी ढाबास, जितने भी ईटरीज, जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब आ रहे हैं, इन सबको 60 दिन के अंदर या तो वो खुद अपना इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर लें या तो सरकार उनको डिमोलिश कर देगी। अब इससे पूरी सनसनी फैल जाती है और ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। एक्चुअल में ये सारे होटल्स, ईटरीज, ढाबास वाले जो हैं, जो कि नेशनल हाईवेज पर जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये लोग अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं, जब इनको डिमोलिश करने की बात आती है तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है इस पूरे अल्टीमेटम में जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया। ये महाराष्ट्र सरकार ने अपने से नहीं दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इनके ऊपर प्रेशर बनाया, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार का ये अल्टीमेटम आया। और दूसरी एक चीज़ जिसका जिक्र हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ द राइट ऑफ वे। हमें इन दोनों चीज़ों को इस पूरे वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट में इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू वे क्या है, आर्टिकल 21 से कैसे राइट टू सेफ्टी से ये कैसे लिंक होता है, और सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट क्यों देनी पड़ी, और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो के अंदर अगले 10 से 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फ्रीडम डे सेल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे फाउंडेशन कोर्सेज आपको सिर्फ 16,999 के प्राइस में मिलेंगे। और ये अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर, प्रॉब्ली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये जो पूरा हमारा कोर्स है, ये 14 अगस्त तक ये पूरा ऑफर है। 14 अगस्त से पहले पहले आप इसको अवेल कर लीजिएगा। कल आपके पास इस ऑफर को अवेल करने का लास्ट दिन है। उसके बाद ये प्राइस दोबारा से कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस को 80 साल हो चुके हैं, अगर आप 80 लकी लर्नर्स में से हुए तो आपकी जो फीस है उसको 100% रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करिएगा, मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले होता क्या है कि महाराष्ट्र सरकार एक 60 दिन का अल्टीमेटम नोटिस निकालती है। अर्बन बॉडीज को कहा जाता है कि 60 दिन का समय है आपके पास। जितने भी ये अनलाइसेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी एंक्रोच्ड स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, चाहे वो कच्चे हैं चाहे वो पक्के हैं, जो कि राइट ऑफ वे में आ रहे हैं नेशनल हाईवेज के, उनको तुरंत डिमोलिश किया जाएगा। 60 दिन का उनके पास समय है, वो खुद डिमोलिश कर लें, अदरवाइज सरकार अपना इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगी और उसको पूरा डिमोलिश कर देगी। तो इसके अंदर जो हाईवेज में आपने देखा होगा कि साइड में बहुत सारे ढाबा होता है, बहुत सारे जो होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े ईटरी ब्रांड्स, ये सब भी होते हैं वहाँ पर। चलो ढाबा का तो कच्चा स्ट्रक्चर है, उनको डिमोलिश करने में बहुत इशू नहीं है, लेकिन जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और वो सब कुछ सत्य में आ चुका है। अब इस पूरे मैटर को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ तो एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है हमें कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार ने 60 दिन का अल्टीमेटम नोटिस इशू किया है, ये सबके लिए इशू किया, जितने भी ढाबा, ईटरीज जो भी हैं हाईवे के किनारे, सबको तोड़ दिया जाएगा। एक तो ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर इस अल्टीमेटम में नहीं किया जा रहा। साफ साफ इस अल्टीमेटम नोटिस में कहा गया है कि जो भी आपके अनलाइसेंस स्ट्रक्चर राइट ऑफ वे ऑफ नेशनल हाईवेज के अंडर आ रहे हैं और उसको इंक्रोच कर रहे हैं, राइट ऑफ वे को इंक्रोच कर रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ डिमोलिश किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन हियर। यानी कि जितने भी अनलाइसेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो राइट ऑफ वे में नहीं आने चाहिए। बाकी अगर राइट ऑफ वे के बाहर हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है और इसको आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, इसको स्कैन करके, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे यूपीएससी PYQs डालता हूँ। और जो हमारा सुबह का डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन होता है, उस सेशन से रिलेटेड भी अगर मुझे कोई PYQ मिलता है, उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कुछ मिलता है, तो मैं इसके ऊपर पोस्ट किया करता हूँ। बहुत अच्छा एक मेंटोर टाइप का और डिस्कशन टाइप का चैनल है, तो इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट ऑफ वे है क्या। ये ROW यानी राइट ऑफ वे को हम कहते क्या है, ये है क्या और इसकी बात क्या हो रही है। देखिए, राइट ऑफ वे का अगर हम इसको थोड़ा मोटा मोटा समझे तो जितनी जमीन सरकार एक्वायर करती है, सरकार जितनी जमीन एक्वायर करती है या रिजर्व करके रखती है नेशनल हाईवेज के लिए, उसको राइट ऑफ वे, उस पूरी जगह को राइट ऑफ वे कह देते हैं। अगर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहें तो इस आर्टिकल ने इसको डिफाइन किया, द टोटल स्ट्रिप ऑफ लैंड एक्वायर्ड एंड रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि हाईवेज जो बनाए हैं, वो हाईवेज जो रोड पूरी जा रही है वही बस राइट ऑफ वे है। एक्चुअल में उन हाईवेज के अलावा जो इधर साइड में आपको कुछ लैंड दिखता है, हाईवेज पर बहुत बड़ी जगह होती है ना, हमें लगता है कि शायद पार्किंग के लिए जगह है, या हमें लगता है कि चलो ठीक है, ये मतलब कभी कोई घटना हो गई तो साइड में
साइड करने के लिए या साइड करके रोक लेने के लिए जगह बनी हुई है, और उसी जगह पे आप देखते हो बहुत सारे ढाबा वगैरह खुले होते हैं। ये पूरा लैंड जो सरकार ने एक्वायर किया हाईवेज के लिए और उसको रिजर्व रखा है, एक्वायर किया है या रिजर्व रखा है हाईवेज के लिए, उसी को राइट ऑफ वे यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, जब एक हाईवे बनता है तो उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ भी होती है। नेशनल हाईवे बनता है तो रोड तो बन ही रहा है, उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि उसके एम्बैंकमेंट्स यानी स्लोप्स आप बनवाते हो, सर्विस रोड्स आप बनाते हो, उसके ड्रेनेज को आप देखते हो, फिर उसके अलावा जो उसमें सेफ्टी क्लियर जोन्स होते हैं वो बनाते हो, और या फिर जितना भी लैंड एक्वायर किया जाता है बहुत बार सरकार क्या करती है उसको रिजर्व करके रख लेती है कि अगर मुझे फ्यूचर में इस हाईवे को और चौड़ा करना पड़ेगा या वाइडन करना पड़ेगा तो उस लैंड को मैं यूज़ करूंगा। तो उसके लिए जो पूरा लैंड एक्वायर करती है सरकार, ये सब कुछ, ये पूरा सब कुछ जो है ये राइट ऑफ वे के अंतर्गत आता है। और राइट ऑफ वे हर हाईवे का मार्क्ड होता है, उनके पास बाकायदे उसकी प्लान होती है, पूरा वो राइट ऑफ वे मार्क्ड होता है। अब यहाँ पर ये जो पूरी बात कही गई, इसमें इशू क्या था? इशू इज द डेटा एंड द प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि नेशनल हाईवेज के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं। कभी क्या होता है कि राइट ऑफ वे में, क्योंकि हाईवेज की जो पूरी कैपेसिटी है, लिमिट है स्पीड की, वो 100 की है, गाड़ियाँ तेज़ मूव कर रही होती हैं। अब ये ढाबा, ईटरीज, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ कई बार खड़ी होती, पार्क होती, गलत तरीके से पार्क होती है, एकदम से अचानक से नेशनल हाईवे पे लोग आ जाते हैं। कई बार किसी ढाबा पे को मिस कर जाते हैं हाईवे पे, फिर घुमा करके रॉन्ग साइड उस ढाबे पर जाने लगते हैं। तो इनकी वजह से बहुत सारी वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के लिए, और ये चीज़ डेटा में रिफ्लेक्ट भी कर रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया। तो डेटा कहता है कि अगर हम पूरी टोटल रोड लेंथ का कैलकुलेट करें पूरे इंडिया का, तो सिर्फ 2% नेशनल हाईवे है। यानी भारत में जो जितना भी रोड लेंथ है उसका सिर्फ 2% आपके देश में नेशनल हाईवे है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे रोड एक्सीडेंट्स के से, तो रोड एक्सीडेंट्स का टोटल नंबर जब हमारे पास आता है तो उसका 30% अकेले एक्सीडेंट जो है वो हाईवेज के ऊपर हो रहा है, यानी नेशनल हाईवेज के ऊपर हो रहा है। एंड नाउ दिस इज अ सीरियस कंसर्न हियर। 2% ही रोड है लेकिन 30% एक्सीडेंट्स होता है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस उसका लेना पड़ेगा। और ये एक्सीडेंट्स जब सक्सेसिवली बहुत सारी घटनाएं आप सुनते हो, जैसे आप क्योंकि हाईवेज पर एक्सीडेंट होना जाहिर सी बात है, क्योंकि गाड़ियां बहुत तेज मूव कर रही हैं, ऑलरेडी वो गाड़ियां इतनी तेज हैं कि वो कंट्रोल में नहीं होती हैं कई बार। और अब आपने रिसेंटली कितने सारे एक्सीडेंट सुने। अभी हमने एक एक्सीडेंट सुना जो क्या कहते हैं कि गाड़ी जाकर के डिवाइडर से टकराती है और बिल्कुल मतलब 2 टुकड़ों में होकर के गिर जाती है, जो अतीक अहमद के लड़के का एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ? हाईवे पे हुआ। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स आप सुनते हो वो हाईवेज पर होते हैं, वो क्योंकि गाड़ियां बहुत स्पीड से चल रही होती हैं, वैसे भी कंट्रोल के बाहर होते हैं, और अगर आमने सामने कुछ भी थोड़ा बहुत भी मतलब मिली सेकेंड्स में भी कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर ब्रेक मारने से भी वो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए फाइनली इस डेटा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉग्निजेंस लिया, और अप्रैल में उन्होंने इस कॉग्निजेंस को लिया। अप्रैल में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस आते हैं, सक्सेसिव केसेस आते हैं लोगों के मरने के, सक्सेसिव केसेस आते हैं एक्सीडेंट्स के, और ये अलग अलग स्टेट्स से ये केसेस आते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेता है, खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये तो सरकार की गलती है, ये तो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस है। सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस उन्होंने कहा, एक तो ये बात हो गई कि भाई आप मतलब कोई पैच है हाईवे का वो टूट गया है तो उस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कुछ गड़बड़ी आ गई है हाईवे में, आपके बनाने में कुछ प्रॉब्लम आई है, स्लोप अलग तरीके से है तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, पूरी मिली जुली संगठित एक्टिविटी है, बाकायदे जो आपके सामने चल रही है, और इसीलिए कहा जाएगा इट इज़ अ सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस। और ये सिस्टम इसके साथ मिला हुआ है, जो ढाबा वाले हैं, जो इटरीज वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वो इसके साथ मिले हुए हैं, सब ने पूरा अपने आपस में साठगांठ की हुई है, एनओसीज इनको दिए गए हैं बाकायदे, और तब ये ढाबा वगैरह चला रहे हैं, और उनको कोई रोकता भी नहीं है, उनको कोई इंस्पेक्ट भी नहीं करता, कुछ नहीं चेकिंग वेकिंग होती उनकी, और उसकी वजह से खूब सारे एक्सीडेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो सरकार ने कहा कि ये पूरी तरीके से राइट टू सेफ पैसेज के अंतर्गत आप उसका इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो। इसको कनेक्ट किया है आर्टिकल 21 से। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर राइट टू सेफ पैसेज भी आता है, और राइट टू सेफ पैसेज का ये इंफ्रिंजमेंट है, ये राइट टू सेफ पैसेज के अगेंस्ट में है, और सरकार का ये सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो हेंस सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अप्रैल की जजमेंट में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी स्टेट्स को, या आप कह सकते हो सेफ्टी फ्रेमवर्क दिया स्टेट्स को, जिसमें 10-11 पॉइंट से ये डायरेक्शन दिया कि आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी नेशनल हाईवेज के ऊपर। मतलब 10-11 पॉइंटर्स दे करके बोला कि ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करो नेशनल हाईवेज के ऊपर ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब ये स्टेट्स ने क्या किया, इन स्टेट्स ने उस बात को आई गई कर दिया। जो अप्रैल में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, 34 लोग की जान चली गई थी, 34 लोग की जान गई थी राजस्थान और तेलंगाना में। उसके बाद कोर्ट ने ये पूरा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और एक उन्होंने सेफ्टी फ्रेमवर्क दिया था सारे स्टेट्स को कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा हाईवेज पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे डायरेक्शंस दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो कोर्ट को आया गुस्सा और जुलाई 13 तक का जो डेटा है, कोर्ट ने अभी जो पूरा इस मैटर को देखा तो जुलाई 13 तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट को गुस्सा इसलिए आया कि भाई सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं, यानी कि बिहार, कर्नाटक और पुडुचेरी, जिन्होंने अपना कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट में जमा किया है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बेसिकली ये बताता है कि कितने लोगों ने कंप्लाई किया, किन किन पॉइंट्स को कंप्लाई किया और इंप्लीमेंट किया है। तो कोर्ट को गुस्सा आया कि बाकी के स्टेट्स इस बात को आई गई कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कंप्लाई क्यों नहीं किया इसके ऊपर। और फाइनली फिर कोर्ट ने कहा कि जिसका कंप्लायंस एफिडेविट कोर्ट में जमा नहीं हुआ, वो सारे जो डिफॉल्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके चीफ सेक्रेटरीज और उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कोर्ट में भेजा जाए, ताकि वो जवाब दे पाएं कि आखिर आपने इससे कंप्लाई क्यों नहीं किया। एंड हेंस जब ये डंडा पड़ा है, जब ये प्रेशर पड़ा है ऊपर से कोर्ट का कि कंप्लाई क्यों नहीं किया, अब आपको आके जवाब देना पड़ेगा, तब फाइनली आनन फानन में महाराष्ट्र की सरकार ने अपना 60 डे का अल्टीमेटम नोटिस निकाला और सेफ्टी हाईवे डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि सारे ढाबा, सारे इटरीज जो राइट ऑफ वे में आएंगे उनको तोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो एक्सीडेंट्स खूब सारे हुए, 34 एक्सीडेंट सक्सेसिवली हुए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी डायरेक्शन देती है, उसके बाद उसकी कंप्लायंस को भी मॉनिटर करती है कि भाई कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया, नहीं किया तो इधर आओ बताओ मुझे क्यों नहीं किया। फिर स्टेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हेंस महाराष्ट्र 60 डे का ऑर्डर ये निकालता है, ये पूरा 60 डे का ऑर्डर है। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बहुत अच्छा था, वो भी हम एक बार फटाफट से देख लें कि वो सेफ्टी फ्रेमवर्क क्या है और कौन से डायरेक्शंस सारे स्टेट्स को फॉलो करने हैं। तो ये बेंच था जस्टिस JK महेश्वरी जी, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, एंड जस्टिस अतुल S चंदूरकर जी, उनका बेंच था। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा कि नेशनल हाईवेज के ऊपर आपने बहुत आमूमन देखा होगा, टोल प्लाजा के आगे वाली जो जगह होती है, जो छोटी सी बड़ी चौड़ी सी होती है, वहां पर खूब सारे मतलब बड़े बड़े ट्रक्स जो है वहां पर खड़े होते हैं, बहुत सारी हैवी व्हीकल्स वहां पर होती हैं। तो कोर्ट ने कहा ना, ये जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कि कैरेज वेज पर खड़े होते हैं, ये वहां पर खड़े नहीं हो सकते। नीदर ये जो स्टॉप शोल्डर्स हैं वहां पर खड़े नहीं हो सकते। इनका अगर खड़ा होना है, इनको रोकना है, कहीं पार्क करना है, तो जो डेजिग्नेटेड पार्किंग फैसिलिटीज है वहीं पर आप पार्क कर सकते हो। दूसरी चीज, सरकार को इसमें बोला गया कि भाई आप एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, आप कैमरास इंस्टॉल करवाइए हाईवेज के ऊपर, थोड़ी थोड़ी दूर पर कैमरास को इंस्टॉल करवाइए, स्पीड डिटेक्टर्स उनके साथ में लगवाइए, उसके बाद मैसेज बोर्ड्स को आप वहां पर लगवाइए, इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस होने चाहिए, फिर GPS फोटोग्राफिक एविडेंस भी हमारे पास होने चाहिए, एंड चालान भी आपको तुरंत काटना चाहिए और स्ट्रिक्टली काटना चाहिए ताकि रूल को फॉलो किया जा सके। तीसरी चीज इसमें कही गई कि हाईवे अथॉरिटीज रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगी। किस चीज का रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगी? कौन सा नया ढाबा खुल रहा है, कौन सा ढाबा बंद हो रहा है, कौन सा इंक्रोचमेंट कर रहा है राइट ऑफ वे में, तो इंक्रोचमेंट्स को इंस्पेक्ट करोगे और फिर उसके बाद डिमोल्यूशन भी आप फटाफट से करोगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा कि सिटीजन इंक्रोचमेंट कंप्लेंट बॉक्स आप बनाइए, जहां पर ये सारा इंक्रोचमेंट जो हो रहा है उसका ड्रोन बेस्ड सर्वे भी आप करवाइए। ये दोनों चीजें आप करवाइए। फिर उसके बाद जो नए और एग्जिस्टिंग अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हैं उनको 60 दिन के अंदर, ये अप्रैल में ही कहा था कि उनको 60 दिन के अंदर ये तोड़ना है। तो मई जून 60 दिन खत्म हुआ, किसी ने कोई कंप्लाई नहीं किया और उस ना कंप्लायंस सर्टिफिकेट वहां पर जमा किया कोर्ट में। फिर कोर्ट ने आड़े हाथों लिया कि अच्छा बेटा अब मुझे बताओ, इधर आओ, क्यों नहीं किया। उसके बाद नए ढाबास के ऊपर और इटरीज के ऊपर, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी राइट ऑफ वे के अंदर खोलना चाह रहे हैं उन सबको तो बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दो। कोई नया लाइसेंस, कोई नई NOCs, कोई ट्रेड परमिशन नहीं मिलेगी हाईवे सेफ्टी को देखते हुए, हाईवे सेफ्टी जोन के अंदर, जब तक NHAI और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल जाती, तब तक आप कोई भी और डिपार्टमेंट ना लाइसेंस दे पाएगा ना NOCs दे पाएगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उनको भी 30 दिन के अंदर पूरा चेक करना है और उसके बाद राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने हाईवे सेफ्टी फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया था, जिसको हमारे स्टेट्स ने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि भाई कंप्लायंस सर्टिफिकेट कहाँ है, तब जाकर के आनन फानन में 60 डेज के नोटिस जो है सब लोग निकाल रहे हैं। अब ये लोग कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा कर देंगे कि 60 डेज का नोटिस जी हमने निकाल दिया है और हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कोर्ट कह देगा ठीक है, फिर इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर कोर्ट इनको बुलाएगा। तो यही चीज़ है, ये चलती रहती है। तो ये पूरा मामला है। अब जो लोग डरे हुए हैं कि हमारा ढाबा, हमारा ईटरी, हमारे रेस्टोरेंट्स ये सब टूट जाएंगे, अगर राइट ऑफ वे के अंदर वो नहीं है, आप चेक करवा लीजिए उसको अथॉरिटीज से, तो पता
पता लग जाएगा नक्शा देख करके कि वो राइट ऑफ वे के अंदर है कि नहीं है। अगर वो राइट ऑफ वे के अंदर नहीं है तो उसको कोई टच नहीं करेगा, अगर वो राइट ऑफ वे के अंदर आ रहा है तो उसको एक एंक्रोचमेंट माना जाएगा और उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।